फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स विद दिस टॉपिक अपना आज का मैथन क्लास। फाइनल अकाउंट्स दो क्लास 11 से किया हुआ। अपने को ध्यान में क्या रखना है, अगर कंप्लीट सम्स की बात करते हैं अपने तो अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है, सर्टेन एडिशन फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। अपने को पोस्टिंग करते हैं ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का सबका सिंगल इफेक्ट, एडिशन फॉर्मेशन का डबल इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग स्टार्ट करने से भी पहले करना क्या चाहिए आपको, एडिशन फॉर्मेशन एंड ट्रायल बैलेंस पूरा को गो थ्रू हो जाना चाहिए पेंसिल इन हैंड। इवन एग्जाम में जिस आइटम के साथ एडजस्टमेंट उसके आगे डॉट्स लगाते रहो। उसका फायदा क्या रहता है कि एग्जैक्टली स्पेस छोड़ने का याद रहता है। कौन सा आइटम को इनर कॉलम में लिखना है उसके नीचे स्पेस छोड़ना है, कौन से का ऑटो कॉलम में लिखना है। जिसपे दाग नहीं लगा हुआ है वो ऑटो कॉलम में आएगा, जिसमें दाग लगा हुआ है वो इनर कॉलम आएगा और उसके नीचे स्पेस छोड़ना है। सबसे पहले दाग लगाने वाला काम। उसके बाद फॉर्मेट खींचना है। ट्रेडिंग पीएल एक साथ ही बनाते हैं, बैलेंस शीट अलग से बनाते हैं। क्या बताते हैं, यूजुअली सेम साइड फेसिंग पेजेस लेना चाहिए। आगे पीछे पेजेस में एग्जाम में आपका टाइम चला जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएगा। फॉर्मेटिंग के बाद में लाइन से ट्रायल के आइटम्स का पोस्टिंग शुरू कर देते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग में, चाहे पीएल में, चाहे बैलेंस शीट में। बट अब ये ध्यान रखना, बैलेंस शीट बनाते वक्त मार्शलिंग फॉलो करना जरूरी है। मार्शलिंग इज व्हाट, तीन तरह का मार्शलिंग होता है। वन इज रिजिडिटी मेथड, वन इज लिक्विडिटी मेथड, वन इज हाइब्रिड मेथड। रिजिडिटी मेथड ऑफ मार्शलिंग में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा रिजिड एसेट है, मतलब जो एकदम बिजनेस बंद होने जाए अगर तो लास्ट में बेचोगे अगर तो वो एकदम ऊपर, और जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो एकदम नीचे। दैट प्रॉपर ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो इस रिजिडिटी मेथड इज कॉल्ड परमानेंस मेथड, एक होता है लिक्विडिटी मेथड और एक होता है हाइब्रिड मेथड, राइट। जस्ट टेक अ शॉर्ट एग्जांपल, आई गिव अ सर्टेन लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड आपको खुद को बताना है दैट एज पर परमानेंस मेथड या रिजिडिटी मेथड कौन सा सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसा एसेट जो बिजनेस की अगर हालत खराब हुई ना उसको लास्ट में बेचोगे वो एकदम ऊपर आएगा, और जो एकदम सबसे पहले उसको बेच के पैसा रियलाइज करेंगे वो एकदम लास्ट में आएगा। ठीक है, मैं हाइपोथेटिकली कुछ एक एसेट्स का नाम लिख रहा हूं, राइट। चलो बताओ सबसे नीचे, अच्छा एक दो चीज और लिख देते हैं, एक दो और नहीं लिखे हम, एक दो एसेट्स का नाम और लिख देते हैं। चलो बताओ सबसे पहले एकदम टॉप में कौन सा आएगा या एकदम लास्ट में कौन सा आएगा? लास्ट में कैश, दैट इज समथिंग सेंसिबल समवन स्पोक। बाकी किस एक जन और क्या बोला था मैं नहीं बोलूंगा। कैश, कैश के ऊपर फिर कौन सा आना चाहिए? कैश के ऊपर बैंक। ठीक, एक काम करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल में, सो दैट अपने पास चेंज नहीं करना पड़ेगा। कैश, कैश के ऊपर सर आप क्या बोल रहे हैं? बैंक। उसके बाद आप ऊपर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, या बैंक के ऊपर कौन सा वो भी चलेगा, बैंक के ऊपर स्टॉक। बस यहीं पे आके थोड़ा सीखने की बात होती है। सर ना एक कन्वर्जन साइकिल होता है। स्टॉक आप बोलेंगे सर पैसा चाहिए, माल बेचने का पैसा आ जाएगा। सर आप आलू प्याज भिंडी सिंगाड़ा जलेबी नहीं बेचने बैठे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप गाड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, आप आयरन स्टील का बिजनेस कर रहे हैं, आप सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं। आपके बिजनेस में उधार देना अगर कंपलसरी है, उधार के माल नहीं बिकेगा तो सर स्टॉक को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। फिर इन दैट के साइकिल हमारा क्या होगा, स्टॉक को मैं बेचूंगा तो डेटर्स बनेगा, डेटर्स के बाद भी पैसा नहीं मिल जाएगा, डेटर्स के बाद तो बीआर बनेगा, बीआर के बाद वो कैश में कन्वर्ट होगी, साइकिल होती है। तो राइट, कहने का मतलब है जब पैसे की जरूरत पड़े तो पहले मैं मेरे पॉकेट में पैसा वो यूज करूंगा, फिर जरूरत पड़ेगा बैंक से निकालूंगा। बिल्कुल सही बोला आपने। अब इसके बाद में स्टॉक नहीं हो सकता, बीआर होगा। अब दिमाग चला, चलो बीआर होगा। फिर बीआर के ऊपर क्या आएगा? डेटर्स आएगा। डेटर्स के ऊपर क्या आएगा? स्टॉक आएगा। और बताइए, अरे इसका मतलब सर एक काम करते हैं, एक काटते जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। बैंक हो गया, बीआर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक और कैश भी हो गया। चलिए अब बताइए, मोटर कार, कि मोटर कार के बिना धंधा चल सकता है, हाँ या ना? बिजनेस की हालत खराब होगी तो भैया गाड़ी बेचेंगे पहले। चलिए गाड़ी भी बेच दी है, अब आगे बोलिए। फिर बेचेंगे फर्नीचर, और दरकार पड़ी पैसे की तो फर्नीचर बेचेंगे। फिर बेचेंगे प्लांट एंड मशीनरी, फिर बेचेंगे बिल्डिंग। करेक्ट, गुडविल एकदम लास्ट में। गुड तो हमारे बिजनेस का नाम है, वही तो लास्ट में बेचेंगे, आया ना? इसको बोलते हैं परमानेंस मेथड, रिजिडिटी मेथड। मतलब कहना क्या चाहता हूं, मैंने क्या बोला था सर, हम लोग जब फाइनल पोस्टिंग शुरू करते हैं हम लोग क्या करते हैं, ट्रायनस को देखा पोस्टिंग शुरू कर दिया। सर ये कुछ एक बातें ध्यान में रखनी कि ऐसे पोस्टिंग करते हैं हमको ये थोड़ा सीक्वेंस रखना है, स्पेस छोड़ छोड़ के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जैसे उसी तरह से ना एक दो चीज होती है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरी शुरुआत
ऐसा नहीं कि वेजेस आया वेजेस से शुरू कर दी, नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है तो मेरा शुरुआत ओपनिंग स्टॉक से ही होगा, फिर मेरा परचेजेस आएगा, उसके बाद आपको जो लिखना है लिखिए आप, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड्स है, फिर जो भी आना आ सकता। बात समझ में आया? जैसे ये मैंने एसेट्स के बारे में बोला था, वैसे ही सर लाइबिलिटी साइड में भी होता है परमानेंस मेथड में, कि जो सबसे ज्यादा परमानेंट लाइबिलिटी है जिसको आप एकदम लास्ट में पे ऑफ करोगे वो एकदम ऊपर आएगी। एकदम लास्ट में कौन सा पे ऑफ करेंगे? कैपिटल है ना, कैपिटल तो लास्ट में पे ऑफ होगा, तो यार कैपिटल आएगा। अब ऑब्वियसली कैपिटल में आपका प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस फर्दर कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल से बात की। उसके बाद हमारे जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, बैंक लोन या मॉर्टगेज लोन जिसको बोलते हैं आप, लॉन्ग टर्म लोन बेसिकली, करेक्ट, ठीक है, मॉर्टगेज लोन। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओडी उसके बाद आएगा, उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग वगैरह जो भी आना आ जाए। ये थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखना है अपने को, ये क्लियर है, याद रहेगा। वैसे मेथड और भी होता है, एक और होता है लिक्विडिटी मेथड, पर हमको तो एग्जाम में मेथड बताएगा नहीं, यही फॉलो करते हैं। लिक्विडिटी में क्या होगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, पूरा उल्टा, मतलब कैश एकदम ऊपर, गुड एकदम नीचे, आउटस्टैंडिंग एकदम ऊपर, कैपिटल एकदम नीचे। हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब इतना ज्ञान लेकर के दिस लास्ट मोमेंट, राइट। चलो अब कुछ एक वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, दैट कोई जो आइटम्स अगर ट्रायल बैलेंस में उनका सिंगल इफेक्ट होता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ बैलेंस शीट कैश में आएगा। डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में है सिर्फ पीएल के डेबिट में आएगा। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, अक्रूड कुछ भी अगर ट्रायल बैलेंस में है, एसेट या लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इन प्री रिसीव्ड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम तो लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस या अक्रूड इनकम तो एसेट, याद रहेगा। ओनली कैरेज ट्रेडिंग, ओनली कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी डेबिट, पीएल डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल्स से रिलेटेड है, पीएल डेबिट, इंपोर्ट ड्यूटी परचेज रिलेटेड है, ट्रेडिंग डेबिट, राइट। उसके बाद एडजस्टमेंट्स अभी मैं इस मैराथन क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट्स जो भी टिपिकल एडजस्टमेंट्स है, पूरा लिस्ट बना के दिया हुआ है क्लास में, आप लोग को वीडियो क्लासेस किया होगा, वो पूरा लिस्ट एक बार फटाफट रिकैप कर लेना होगा। अच्छा एडजस्टमेंट का लिस्ट था। एक छोटी सी बात ये सब याद ही होगा, मैनेजर्स कमीशन अगर 10% है तो 10/100, 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है 10/100 ही रहेगा, आफ्टर चार्जिंग तो 10/100, 500, 105 व्हाटएवर, राइट, याद रहेगा ये। उसके बाद एक यूनिक वैरायटी का है चीज, वो आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, तो छोटा सा है। लिसन, अभी ना एक अच्छा वैरायटी का सम्स ये वाला होता है, अगर आए तो 2-3 मार्क्स में आ सकता है, आई डोंट नो, बट ये वैरायटी नॉर्मली इग्नोर रहती है। क्या देखो, ऑन 1 अप्रैल 2020 डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल का ओपनिंग बैलेंस, पीबीडीडी का ओपनिंग बैलेंस है ये 40,000 पीबीडीडी का। प्लीज ध्यान से देखो ना, डेटर्स का ये डेट गलत दी है, देयर शुड बी 31 मार्च 21, आई एम श्योर, लेट अस चेक द सॉल्यूशन। अच्छा, तो फिर ये डेट को 1/4/19 करना पड़ेगा, ठीक है। ये डेट जो है ना 1/4/2019 कर देते हैं इसको, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पीबीडीडी का क्वेश्चन का फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ध्यान दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 40,000। ट्रेड रिसीवेबल्स कब 31 मार्च 20, मतलब एंड ऑफ द ईयर। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, बैड डेट्स इतना हो चुका है, एंड डेटर्स के ऊपर पीबीडीडी बनाने बोला है 5%। पूछा क्या है, शो हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि पीएल अकाउंट में डेबिट कितना रुपया होगा ये फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्लियर? तो अपने लोग अभी तक क्या करते थे उसकी बात करते हैं। अगर यही सम्स फाइनल अकाउंट्स में आए, मतलब ऐसा फिगर्स, तो फाइनल अकाउंट्स अपने क्या करते हैं, ओल्ड प्रोविजन को पीएल के क्रेडिट में लिखते हो। पहले बताओ, ये सिखाए थे। बैड डेट्स को चलेगा, बैड डेट्स को पीएल के डेबिट में लिखते हो, हाँ या ना, टू बैड डेट्स ये लिखते हैं ना, और जो पीबीडीडी क्रिएट करना है वो पीएल के डेबिट में कितना, 15 लाख। अच्छा, राइट, बैड डेट को राइट ऑफ करना, तो 15 लाख में से 1 लाख माइनस, है ना, 15 लाख में से 1 लाख माइनस कितना बचा, 14 लाख। 14 लाख के ऊपर 5% पीबीडीडी कितना, 70। ऐसा ये करते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या पूछा था कि पीएल अकाउंट में डेबिट कितना होगा, अल्टीमेट डेबिट कितना हो रहा है, 1 लाख प्लस 70 माइनस 40, 130, राइट। हाँ, किसी का अगर प्रेजेंटेशन ये भी किया हुआ है कि नहीं, ऐसे नहीं दिखा के सर, हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि पीएल के डेबिट में बैड डेब्ट्स 1 लाख प्लस न्यू प्रोविजन 70, तो 170 माइनस ओल्ड प्रोविजन 40, तो कितना आया, 130। सर राइट दोनों ही है, ठीक है ना, ये भी राइट है, ये भी राइट है, कोई सा भी कर सकते हो फॉलो। डू यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? इसी का ना एक और तरीका होता है लेजर बना के दिखाना।
पीबीडीडी अकाउंट का लेजर, आई एम नॉट श्योर कि पूछेगा कि नहीं, बट स्टिल पीबीडीडी का लेजर। सर एक चीज बता सकते हो, पीबीडीडी अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट होता है ना। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 40,000। ओपनिंग 40 था ना। क्लोजिंग में हमको बैलेंस मेंटेन कितना करने बोला है? 70 बोला है। अब सुनो, जब बैड डेब्ट होता है ना, जब पीबीडीडी होता है तो बैड डेब्ट को पीबीडीडी के साथ एडजस्ट करते हैं। मतलब बैड डेब्ट और क्लोजिंग एंट्री, बैड डेब्ट और क्लोजिंग एंट्री पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट कितना? 1 लाख। जो बच्चा वो क्या हो गया? बाई पीएल। वही आया ना, पहले बता समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? 130 तो आ रहा था अपने हर केस में। ये एक प्रेजेंटेशन, ये आपके मैथ में भी दिया हुआ है। ये कुछ नोट करना है नहीं ना? मिटा दो पूरा ये स्क्रीन। तो ये मिटाया, तो अब देखो सर, इसी का यही एड्रेस करने वाला चीज या यही वाला अकाउंट बना के दिखाने वाला चीज। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ ना, दो इस चैप्टर से भी रिलेटेड है एंड वैसे अपना जर्नल प्रॉपर डे बुक्स और चैप्टर से भी रिलेटेड है। यू नो व्हाट इज द ओपनिंग एंट्रीज एंड व्हाट आर क्लोजिंग एंट्रीज? ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? नहीं मालूम? था तो बहुत कुछ क्लास 11 से। होता क्या है? व्हाट आर क्लोजिंग एंट्रीज? At the end of the year, all nominal accounts are not balanced. All nominal accounts are transferred, are closed. All nominal accounts are closed by transferring to the trading या PL account. They are called closing entry. Close करने का entry. या क्लोजिंग एंट्री ना मैक्सिमम 7 होती है और सारी 7 तो आप जानते हो। या ट्रेडिंग के डेबिट में जितना आइटम्स होता है उसका एक जर्नल एंट्री फ्रेम करना है आप। क्या एंट्री होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड्स, टू पावर एंड फ्यूल। हाँ या ना? तो अगर बोलेगा दैट वेजेस और क्लोजिंग एंट्री क्या है, परचेज और क्लोजिंग एंट्री क्या है, तो क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड। हाँ या ना? एक एंट्री हुई। दूसरी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड वाली एंट्री बनाइए ना, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। 2 एंट्री हो गई। तीसरा ग्रॉस प्रॉफिट का जर्नल एंट्री क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल, नॉट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट नहीं होता। ट्रेडिंग वाले जो ग्रॉस प्रॉफिट उससे पीएल में ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल। कितना एंट्री हो गया? 3। ये सब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्लोजिंग एंट्री। याद रहेगा? चौथा एंट्री क्या है? जिसका पीएल के डेबिट में जितने भी आइटम्स आते हैं क्या एंट्री हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू रेंट, टू डिस्काउंट अलाउड, टू एडवर्टाइजमेंट, टू डेप्रिसिएशन, टू बैड डेब्ट्स, टू सेल्समैन सैलरी, फलाना फलाना फलाना। हाँ या ना? कितना एंट्री हो गया? 4। पीएल के क्रेडिट में आने वाले आइटम्स का एंट्री, डिस्काउंट रिसीव डेबिट, कमीशन रिसीव डेबिट, डिविडेंड रिसीव डेबिट, रिबेट रिसीव डेबिट टू पीएल। कितना हो गया? 5। कोई बता सकते हो इतना देर में थर्ड एंट्री कौन सा किए थे? थर्ड एंट्री कौन सा था? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल, वहां पीएल क्रेडिट हुआ। 5 नंबर एंट्री में भी पीएल क्रेडिट हुआ है। कमीशन रिसीव डेबिट, डिस्काउंट रिसीव डेबिट, ये सब टू पीएल। 3 + 5 ऐड करो, माइनस चौथा एंट्री में पीएल डेबिट टू सारा। 3 + 5 -4 करोगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। 3 + 5 पीएल का क्रेडिट -4 पीएल का डेबिट, क्या बचा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हो? कैपिटल। उसका एंट्री फ्रेम करो, क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हो गया कितना? 6 एंट्री। 7वां एंड लास्ट वन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को कहां ले क्लोज करते हैं? कैपिटल में। तो उसका एंट्री क्या होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। हो गया क्लोजिंग एंट्रीज। आपका मैथ में देखोगे ना, क्लोजिंग एंट्रीज को लेके बहुत कुछ दिया हुआ है, इसलिए रिवाइज करा दिया, इसलिए बता दिया इनके। अच्छा आता तो था ये देखा जाए तो, बट कभी किया हुआ नहीं है, उस एंगल से सोचा हुआ नहीं है, बता गया ना? बराबर है। ओपनिंग एंट्री भी किया हुआ है। सपोज आपको बैलेंस शीट दे दें क्वेश्चन में, बैलेंस शीट एंड बोले इसका ओपनिंग एंट्री बनाओ, कुछ नहीं, सारा एसेट डेबिट टू सारा लायबिलिटीज। एक ही एंट्री पास होगा, बड़ा मोटा खाते पीते घर का, सारा एसेट्स डेबिट टू सारा लायबिलिटीज। क्या हो गया? ओपनिंग एंट्री। लेकिन वो एंट्री फ्रेम करते हुए 1-2 चीजें खाली ध्यान में रखनी है, वो शायद आप कर सकते हो, नहीं भी है तो मैं आपको याद दिला दूं। सपोज ना बैलेंस शीट दिया, उसको ओपनिंग एंट्री करने बोले तो मैंने क्या बोला? सारा एसेट डेबिट हो जाएगा तो सारा लायबिलिटी हो जाएगा। अभी मान लो यार एसेट्स में ना प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख और माइनस डेप्रिसिएशन है 20,000, आउटर कॉलम में है 80। ध्यान से सुनना है। कुछ आत्मा लोग को ना बीच में बोलने का बड़ा गंदा, सुनने का आदत कम हो, कोई बात नहीं है, जैसे भी है। तो माइनस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख, आउटर कॉलम में है 4 लाख। एक और आइटम है डेटर्स। डेटर्स है 2 लाख, माइनस बैड डेप्ट है 20,000, माइनस पीबीडीडी है 10,000, ऑटो कॉलम 170। इस तरह से बहुत सारे आइटम्स। ठीक है, तो मेरा कहना है कि जब आप ओपनिंग एंट्री बनाओगे ना, तो सारा ऐसे डेबिट बोले थे ना, तो मेरा कहना है प्लांटर मशीन डेबिट कितना लेंगे? 1 लाख लेंगे या 80 लेंगे? 80 लेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, वो क्लोज हो चुका। डेप्रिसिएशन का अकाउंट का बैलेंस सीडीबीडी नहीं होता है, बट बिल्डिंग वाले केस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन मेथड किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस
सीडी रहता है। इसका मतलब क्या होगा मालूम है, दैट हमारा ना बिल्डिंग अकाउंट हम डेबिट करेंगे पूरा ग्रॉस वैल्यू, मतलब कितना 5 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे 2 वाले आइटम्स पे ले लेंगे। 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 1 लाख। ये समझ में आ रहा है यार? उसी तरह से मैं पूछ रहा हूँ डेटर्स डेबिट कितना होगा, सोच के बताना। वेरी गुड बॉय, डेटर्स डेबिट होगा 1,80,000, क्योंकि पीबीडीडी बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है, वो लास्ट से क्लोज हो चुका है, बट पीबीडीडी क्लोज नहीं होता है। पीबीडी का बैलेंस सीडीबीडी रहता है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में उसका अभी हम लोग किए बैलेंस ब्रॉट डाउन किए ले जाना है। पीबीडी किधर आएगा, नीचे आएगा। फिर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसी तरह से लायबिलिटी साइड में कैपिटल है जो बैलेंस शीट दिया, उसमें कैपिटल में ऐड, नेट प्रॉफिट, माइनस, ड्राइंग्स, बहुत सा नौटंकी है। करने के बाद में जो भी फिगर है आउटर कॉलम में जो फिगर है हम लोग यहाँ पे 2 कैपिटल वाले फिगर लेंगे। समझ में आ रहा है? कौन सा फाइनल फिगर, नॉट द ग्रॉस वैल्यू। क्लियर? ओपनिंग एंट्री मतलब एक सिंगल जनरली पास होती है, मोटी सी पास होती है। क्लियर है? आया समझ में? बाकी सर इस चैप्टर के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करने जाए, एडजस्टमेंट्स इतना सारा है कि एक मैथन क्लास में क्या 2-4 मैथन क्लास लग जाएगा, कभी खत्म नहीं हो। राइट? अच्छा एडजस्टमेंट जितना क्लास में कराया मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उनको आप गो थ्रू हो जाना, उसका लिस्ट को गो थ्रू हो जाना, काम हो जाएगा। और लास्टली गोल्डन रूल याद रखें, डबल इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स, ट्रांसफर सिंगल इफेक्ट, एक बैठक को छोड़ना नहीं है। पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो इंट्रोडक्शन है दैट इज बेसिकली फंडामेंटल्स, दैट इज पीएल अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का कुछ एक बेसिक्स जरूर से रिवाइज करके चले जाना। क्या चीज, कई तरह का सम्स होता है अप्रो में। वन इज नॉर्मल वैरायटी का सम्स। नॉर्मल वैरायटी का सम्स में पीएल अप्रो बनाने वाला कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का सारा झमेला याद होगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो 6.5/12, ये कैसे डिराइव हो तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा। एंड ऑफ ईच मंथ तो 5.5/12, ड्यूरिंग द ईयर तो 6 मंथ्स, ड्यूरिंग ईच मंथ तो 6 मंथ्स, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5/12, नहीं 7.5/12, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होने से 4.5/12, सर फिर ले लिए। ड्यूरिंग ईच क्वार्टर 6 मंथ्स, दादा याद है लॉजिक्स या कराऊं? श्योर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। क्वेश्चन में नहीं बोला तो भी देना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ भी नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। पीएसआर अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो इट्स एन इक्वल रेशियो। राइट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग 2 मेथड से बनता है। अगर फ्लक्चुएटिंग बोल दे तो सब कुछ किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। एंड अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल एंड मतलब कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट अलग अलग, फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट अलग, करेंट अकाउंट अलग। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आएगा, फर्दर कैपिटल आएगा। एंड अगर ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल अगर है, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल ही विड्रॉ किया है तो आएगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल, फर्दर कैपिटल। एंड अगर कैपिटल ही विड्रॉ किया है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो आएगा, और कुछ नहीं आएगा। बाकी सब कुछ करेंट अकाउंट में आता है। नॉर्मली ड्राइंग्स, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स। अच्छा ये बताओ, करेंट अकाउंट में ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ड्राइंग्स किधर आता है? डेबिट साइड। सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब क्रेडिट साइड में। अच्छा एक चीज बता दो खाली, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में किधर आता है? नहीं आता है सर। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अकाउंट में बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, लायबिलिटीज में, फर्म के लिए लायबिलिटी है, कैपिटल में नहीं आएगा। पीएल अप्रो में इंटरेस्ट लोन किधर आता है? नेट प्रॉफिट से माइनस होता है, डेबिट साइड में नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट से माइनस। सर डेबिट करें या क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट से माइनस करें, अमाउंट वाइज तो फर्क नहीं पड़ा, सेम ही एंट्री है, लेकिन इफेक्ट गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएल अकाउंट में आना चाहिए, नॉट पीएल अप्रो में। तो इसीलिए अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है सम्स में, पीएल अप्रो बनाते टाइम वो नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। क्लियर है ना? पीएल अप्रो बनाने का सम्स आया और बोल दिया कि मैनेजर का सैलरी 10,000, क्या करोगे? नेट प्रॉफिट से माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि आउट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो। क्लियर? उसके बाद एक तो बहुत छोटा छोटा चीज पूछ रहा है एप्रोप्रिएशन का, जस्ट रिवीजन करा दे रहा फटाफट, करा देना एप्रो का, बिकॉज कुछ चीजों का रिक्वेस्ट है, एप्रो इतना बड़ा है उसको कैसे रिवाइज करेंगे। अगर मान लो किसी फर्म में, एक छोटा एग्जांपल ले रहा था कि फटाक से रिवीजन हो जाए, नेट प्रॉफिट, किसी फर्म में नेट प्रॉफिट है 10,000 इस साल, ठीक है। 2 पार्टनर है ए और बी, ए का कैपिटल है 2 लाख और बी का कैपिटल है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम देना है और A/B का रेशियो है 3:2। फटाफट पीएल अप्रो बनाइए, चलिए इतना से क्वेश्चन है कि ए और बी इनका कैपिटल है 2 लाख 3 लाख, इंटरेस्ट कैपिटल है 5% पर एनम, ए और बी का रेशियो था 3:2। प्रिपेयर द पीएल अप्रो टी फॉर्म में बनाइए फटाफट, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर।
इस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने दे ही नहीं सकते, पूरा नहीं दे सकते, क्योंकि 5% देने का मतलब है 10,000 और 15,000 25,000, और नेट प्रॉफिट हमारा कम है। एंड हमेशा ध्यान रखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना प्रॉफिट है उतना में से ही देना, उससे बेसी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। याद आ रहा है क्या, नेट प्रॉफिट कम है एंड इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा है। तो जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है ना, तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है वही एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे इन द रेशियो ऑफ 2:3। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के ही देंगे, बट ए को कितना देंगे 4,000, बी को कितना देंगे 6,000। ये प्रोविजन ध्यान में रखना अपने को, क्लियर। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट रेक्टिफिकेशन, कौन सा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैलरी देना था, देना भूल गया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एडजस्टमेंट एंट्री खाली एक एंट्री पूछता है, वैसा सम्स गारंटीड प्रॉफिट सम्स भी होता है, एक करा दें। क्या पास्ट एडजस्टमेंट्स गारंटी या दोनों का, गारंटी का एक करा दें। चलो ठीक है, अभी करा देते हैं गारंटी का भी। चलो गारंटीड प्रॉफिट से एग्जांपल कराने के बाद तो नंबर 44 करते हैं अपने। ए बी एंड सी पार्टनरशिप में उनका रेशियो था 4:3:3। ए हवे पर्सन गारंटीड सीज शेयर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कैपिटल नहीं है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल है एट 5% पर annum वुड नॉट बी लेस देन 40,000 इन एनी ईयर। कैपिटल्स दिया हुआ है एंड प्रॉफिट इस साल का दिया हुआ है, इस साल का प्रॉफिट है। तो जाहिर सी बात है पहले अपने को क्या करना होगा, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना होगा, हाँ या ना। तो यार प्रॉफिट अगर 160 है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 और 2 5 और 1 7.5, तो 37,500 होगा ना। नहीं सॉरी 6.5 लाख, 6.5 32,500 है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आएगा 32,500। कितना बचेगा 1,27,500। ये 1,27,500 का सॉरी 1,27,500 में सी का शेयर कितना हो रहा है 3/10, कितना 38,250। बट उसका गारंटीड शेयर था कितना 40,000 माइनस 38,250। उसको गारंटी में शॉर्टफॉल कितना पड़ रहा है 1,750। तो ये 1,750 शॉर्टफॉल कौन पे करेगा, ए पर्सनली। लेकिन इसका मतलब कि अब ए का शेयर होगा कितना यार 1,27,500 इंटू 4/10 है ना, कि रेशियो था 4:3:3 ना, इसमें से माइनस 1,750, हाँ या ना। तो ए का शेयर बताओ कितना हो जाएगा 49,250। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन बी का शेयर कितना रह जाएगा, बी का शेयर तो नॉर्मल है 1,27,500 इंटू 3/10 कितना 38,250। कोई शक, नो शक। 5 एडजस्टमेंट्स का रिक्वेस्ट आया है, तो नंबर 28 करते हैं अपने एक बार। कि क्या बोल रहा है कि ये सारा प्रोविजन वो लोग करना भूल गया, हाँ या ना। सर सी को सैलरी मिल रहा 500 लोग देना भूल गया, राइट सर। सर ये छोटी सी वर्किंग्स होती है जो मस्ट है करनी, मालूम ही होगा। तो सर सैलरी टू बी क्रेडिटेड, सी को क्रेडिट करना है कितना यार 6,000 रुपए, हाँ या ना। सबसे पहले बताइए 500 पर मंथ है ना, साल का 6,000 होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से क्रेडिट करना है सर 2,500 1250, हाँ या ना। ये लोग करना भूल गया। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी सर क्रेडिट करना हो, कितना कितना है सर 2,500 1250 कितना हो गया सर 5। ये दोनों लोग करना भूल गया सर। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:1 में, बट वो लोग क्या किया 33,000 जो नेट प्रॉफिट है उसको वो लोग इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है, हाँ है ना। तो सर पहली बात तो ना यार हमारा करेक्ट प्रॉफिट होना कितना चाहिए 33,000 तो नेट प्रॉफिट था ना, उसमें से सर ये दोनों माइनस होगा, तो ये दोनों माइनस होगा तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा 22,000। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट 22,000 को 2:1 में डिवाइड करना था, बोलिए हाँ या ना। तो इसको अपने को जब 2:1 में डिवाइड करना है 8,800 ना, 8,800 8,800 4,400 ये क्रेडिट करना होगा। एंड रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड अर्लियर नाउ टू बी डेबिटेड, जो गलत प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पहले उसको डेबिट करना पड़ेगा। हाँ ये समय स्टेटमेंट लिखना पड़ता है रॉन्ग प्रॉफिट या रॉन्ग शेयर प्रॉफिट क्रेडिटेड अर्लियर नाउ टू बी डेबिटेड। तो 33,000 को इक्वली डिवाइड कर दिया था, मतलब कितना 11 वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मतलब कैपिटल पहले क्रेडिट हो गया था उसको डेबिट करना होगा। अभी से अपना नेट इफेक्ट कितना आएगा तो 10 11 300, तो सर इसमें आएगा 300 लेकिन क्या क्रेडिट। उसके बाद बी में 950 आ रहा है क्या 950 डेबिट, सी में 650 क्रेडिट। तो
जर्नल एंटिटी बी's कैपिटल डेबिट टू ए's कैपिटल टू c's कैपिटल। बताइए समझ में आया कि नहीं? देख लीजिए। एक और छोटा वैरायटी का समझ आ सकता है इसमें, वो होता है इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल क्या है ना कि अगर पार्टनर्स में आपस में बात हो गया है कि प्रॉफिट्स वो लोग शेयर करेगा इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नथिंग बट कैपिटल रेशियो। तो जिस रेशियो में कैपिटल है उस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा। उसमें ना प्रॉब्लम नहीं होता अगर साल भर में कैपिटल कांस्टेंट रहे। भाई साल के स्टार्टिंग में एक जन का कैपिटल 1 लाख, एक जन का कैपिटल 50,000, अगर सेम रह जाए तो दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई आदमी, कोई पार्टनर बार बार कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। यहाँ साल में फॉर दैट सेक एक बार 2 बार भी चेंज हुआ तो कैपिटल रेशियो हमारा बार बार चेंज हो जा रहा है। तो उसके लिए इफेक्टिव कैपिटल मेथड फॉलो होता है टू फाइंड आउट द कैपिटल रेशियो। कैसे निकालते हैं? सिंपली जितना कैपिटल हो रहा है, जितना महीने के लिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जितना महीना के लिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 12 महीना होता है ना, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करते। मतलब जैसे देखो यहाँ पे ए का कैपिटल कितना था? 1 लाख था। कब? 1 जनवरी 2020। तो फिर उसने 1 अप्रैल को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, कितना? 10,000। तो इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका कैपिटल कितना था? 1 लाख था। मैंने क्या बोला? 1 लाख इंटू 3 कर दो। कैपिटल 3 गुना नहीं हो गया, कैपिटल रेशियो निकालने में काम आएगा कि उनका कैपिटल रेशियो, उनका प्रॉफिट रेशियो क्या है। जैसे अप्रैल में उसका कैपिटल कितना हो गया? 110 हो गया। तो अप्रैल कैसे 10 से इंट्रोड्यूस किया ना, पहले 1 लाख था ही, फिर 10,000 और इंट्रोड्यूस किया, 110 हो गया ना। तो अप्रैल, मई, जून, क्यों? क्योंकि तो वापस जुलाई में जाके फिर इंट्रोड्यूस किया है ना। तो अप्रैल, मई, जून इंटू मतलब 1,10,000 इंटू 3 महीना हो जाएगा। फिर उसने इंट्रोड्यूस किया कितना? 5 जुलाई में, तो कैपिटल बढ़ गया कितना हो गया? 1,15। उसने वापस का विड्रॉ किया 30 सितंबर। तो जुलाई, अगस्त, पूरा सितंबर, 3 महीने 1,15,000। फिर उसने निकाल लिया 40, तो 1,15 में से 40 निकाले, कितना बचा? 75। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कहने का मतलब कि अपने एग्जांपल में इफेक्टिव कैपिटल निकालना है ना, तो अपने कर रहे हैं ए का 1 लाख इंटू 3 महीना था ना, 3 लाख, फिर 1,10,000 इंटू 3,30,000। फिर याद है 5,000 और इंट्रोड्यूस किया था, तो 1,15,000 हो गया था। वो 30 सितंबर तक था, कितना हो गया? 345। फिर उससे कितना निकाल लिया था? 40 से कितना हो गया? 75। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना, 2,25। तो कितना हो गया? ये 12 लाख। आया समझ में? इसी तरह से बी का निकालो पहले, आप खुद पहले यहाँ तक कर लो, फिर बी का भी निकालो, फिर निकालो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी क्विक, डू इट। ये ना, चलो स्क्रॉल कर दिया। इसका बी का वो भी निकालो, इफेक्टिव कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो। सो बी का कितना आया आप लोगों का? तो टोटल कैपिटल 9 लाख आया मल्टीप्लाई करके महीना से। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 उपाय है। ये नहीं आया, ठीक है सर बी का कैपिटल कितना था? पहले 60,000 था, 60,000 एंड उसने इंट्रोड्यूस कब किया फर्दर कैपिटल? 1 जुलाई का, और उसने कुछ नहीं किया। ये जो ड्राइंग्स है ये तो इन एंटीसिपेशन प्रॉफिट है। ये ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस नहीं होता, ये करेंट अकाउंट में आता है, ठीक है। तो बी का कैपिटल 60,000 इंटू 6 महीना, 5,40,000। फिर 30 से इंट्रोड्यूस किया तो कितना हो गया? 90,000। अगेन इंटू 6 महीना, कि जनवरी से जून 6 महीना होता है, जुलाई से दिसंबर 6 महीना होता है। हाँ सॉरी 3,60,000 होगा, वो 3,60 होगा। और ये आपका 9,654, 5,40,000, ठीक है। 9 लाख हो गया। आया समझ में? अब इंटरेस्ट कैपिटल निकालने का शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है सर? ए का जो 12 लाख था ना, इंटरेस्ट कैपिटल कितना परसेंट बोला है? परसेंटेज कितना है इंटरेस्ट कैपिटल का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज है 12%, राइट सर? तो इंटू 12% इंटू 1/12 कर सकते हो डायरेक्ट, इंटू 1/12, ठीक है। वैसे लॉन्ग कट से जाए तो क्या होगा? 1 लाख के ऊपर 12% 3 महीने का, 1,10,000 के ऊपर 12% 3 महीने का, 1,15,000 के ऊपर 12% 3 महीने का, 75,000 के ऊपर 12% 3 महीने का। इंडिविजुअली निकालो, या फिर शॉर्टकट क्या बताएं? टोटल हमारा जो कैपिटल निकला इफेक्टिव कैपिटल इंटू 1/12 मार दो। वैसे बी का 2 बार निकाल सकते हो आप। 60,000 के ऊपर 60,000 के ऊपर 12% 6 महीने का, 90,000 के ऊपर 12% 6 महीने का, या तो वैसे निकालो, या फिर इजी शॉर्टकट है सीधा 9 लाख के ऊपर 12% 1 महीने का। हाँ क्लियर है। 10% तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ करना है फंडामेंटल्स में? फंडामेंटल्स में कुछ नहीं करना। तो इन दैट केस अपना ये पोर्शन ओवर। अब अपने आते हैं एडमिशन वगैरह में। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो उसमें पहले तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन का सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड जो सारा कवर किया हुआ था, उन सबका सारा बेसिक्स ध्यान में रखना होगा कि पास एवरेजिंग करने से पहले, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो एवरेज करने से पहले
अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ट्रेडिंग लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, उसको एड बैक करना होता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है तो उसको माइनस करना होता है, उसके बाद जाके एवरेज करते हैं। या फिर प्रॉफिट्स में कुछ गलती हुई है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में चार्ज कर दिया तो उसको एड बैक। कोई अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको कैपिटलाइज कर दिया तो उसको लेस। उसके बाद डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, तो उसको एडजस्ट करना, जैसे जीटी मैट में नंबर 4 सम था, वो सब कुछ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। पहले गुडविल वैल्यूएशन, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ध्यान नहीं है, एडमिशन में सबसे ज्यादा लफड़ा होता है। अगर प्रीमियम का पैसा ला रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, अगर विथड्रॉ कर ले रहा है तो वो नहीं ला रहा है, नहीं लाता है तो प्रीमियम का पैसा नहीं लाता है तो ऑल स्टॉक करंट अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ऑलरेडी बैलेंस में गुडविल होता है उसको राइट ऑफ करना होता है। बट अगर गुडविल एट कॉस्ट है तो बैलेंस शीट में जो गुडविल लिखा हुआ है एट कॉस्ट लिखा हुआ है उसको राइट ऑफ मत कर देना। बिकॉज दो गुडविल होता है, एक होता है परचेज गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बैलेंस शीट में सिर्फ गुडविल लिखा है तो आप उसको राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो में हमेशा, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ओल्ड रेशियो में टू गुडविल। बट गुडविल एट कॉस्ट अगर लिखा है उसको राइट ऑफ मत कर देना। एट कॉस्ट मतलब खरीदा हुआ गुडविल है, खरीदा हुआ गुडविल राइट ऑफ नहीं होता, वो बैलेंस शीट में रहेगा एज इट इज, नया बैलेंस शीट में रह जाएगा वो। एट कॉस्ट अगर होता है तो याद रहेगा। रिटायरमेट में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हो? रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बाकी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। डेथ में भी सेम केस, राइट? अच्छा, रीवैल्यूएशन का सब फंडामेंटल्स याद है तो रीवैल्यूएशन फिर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस एडमिशन में कौन से रेशियो में डिवाइड करते हो? ओल्ड रेशियो। रिटायरमेंट हो तो भी ओल्ड रेशियो, डेथ हो तो भी ओल्ड रेशियो। जितना भी पास्ट प्रॉफिट्स होता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सब चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल और एडजस्टमेंट्स याद रखना होगा एडमिशन में स्पेशली, कि नए पार्टनर के बेसिस से पुराने पार्टनर को एडजस्ट करना या पुराने पार्टनर के बेसिस पे नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। डिफरेंस कैश या बैंक में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर, वो ध्यान में रखना होगा। इससे रिलेटेड एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर्स का पेपर्स एक बार सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेना। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का देखने से नहीं हो, 2-4 सम्स प्रैक्टिस डेफिनेटली कर लेना हर वैरायटी। हिडन गुडविल का सम्स कराया हुआ याद होगा, हिडन गुडविल, ठीक है ना, वो रिवाइज कर लेना होगा आप लोग को। व्हाट एल्स? अच्छा, एडमिशन में याद होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो ढंग से निकालना होता है। अगर किसी का सैक्रिफाइस माइनस में आ जाता है तो वो गेन है, उससे कैपिटल डेबिट हो जाता है, सब याद होगा। और अगर गुडविल नहीं लेके आ रहा है ना तो अपने यहाँ पे सीए में अपने करंट अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं, कैपिटल अकाउंट करते हैं। अगर नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा नहीं लेके आया तो करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट। मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना नहीं लाया गुडविल का पैसा, और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल ही क्रेडिट होगा, राइट? ये आपके इलस्ट्रेशन नंबर्स 3 में था, ठीक है। गुडविल प्राइवेटली पेड होता है, उसको एंट्री पास नहीं करते, याद होगा। लेकिन रिटायरमेंट में अगर ये आ जाता है कि एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है ना, उसका कैपिटल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली पे करेंगे, मैं कंटिन्यू पार्टनर्स पे करेंगे प्राइवेटली। एक बंदा रिटायर हो रहा है, एबीसी है, सी को जो भी पे करना है ना वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स प्राइवेटली पे करेंगे। प्राइवेटली का मतलब हमेशा नो एंट्री नहीं होता है। गुडविल में प्राइवेटली पे कर रहा है तो बिजनेस का बुक्स अफेक्टेड नहीं हो रहा है। बट रिटायरमेंट में एक पार्टनर सपोज सी रिटायर हो रहा है, सी को मान लो फर्म से 2 लाख मिलना है सब कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद, एंड उसको ए और सी बोला, ए और बी बोला वो प्राइवेटली पे कर देगा। फर्म का तो लायबिलिटी कम हो रहा है ना, तो बुक्स में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा और ए और बी का कैपिटल बढ़ेगा। दैट मींस को पे करने के लिए सी अकाउंट सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, हाँ है ना, करना पड़ेगा। प्राइवेटली हमेशा ये नहीं होता पेमेंट नहीं करना। ये ए और बी कौन से रेशियो में पे कर रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। यूजुअली न्यू रेशियो में रहता है बट डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा। यहाँ गेनिंग तो होगा ही नहीं, गेनिंग से कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? इसके बाद ये प्राइवेटली वर्ड आती अपने हमेशा रहता है ज्ञान, नो इनटू, वो नहीं होगा। रेशियोज के बारे में जो बोला था वो ध्यान में रखना। कितना अलग अलग तरह का सम्स होता है ना, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, कितना तरह का सम्स किया हुआ उसमें। रेशियोज को लेकर के एक सम्स का रिक्वेस्ट आया है नंबर 11 कराने का जेटी मैथ से। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, उनका रेशियो नहीं दिया है, जेड एडमिट हो रहा है, न्यू रेशियो दे दिया एक्स वाई जेड का 1:2:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दिया 4:1, ओल्ड पीएसआर निकालने बोला है, राइट? हाउ डू वी डू इट? तो x/y/z रेशियो क्या दिया है? 1:2:2 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ x और y, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या दिया है? 4:1। तो निकालने बोला है ओल्ड रेशियो। एक चीज बताओ ना मेरे को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते थे आप? ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड विल बी व्हाट?
न्यू प्लस सैक्रिफाइस। तो यह सैक्रिफाइस बाई एक्स कितना है, जेड का शेयर कितना है 2/5, 2/5 इंटू 4/5 हाँ है ना, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 है। तो सैक्रिफाइस बाई एक्स इज 8/25, सैक्रिफाइस बाई वाई अगेन 2/5 का 1/5 दैट इज 2/25 हाँ है ना। अच्छा ना ओल्ड रेशियो, एक्स का न्यू रेशियो कितना था 1/5 प्लस सैक्रिफाइस कितना था 8/25, सो 13/25, y का 2/5 प्लस 2/25 12/20, सो द ओल्ड रेशियो इज 13:2। याद रहेगा, चलो कॉपी करना है क्या, नहीं। इसके बाद आप एक काम करो, सिर्फ एक सम्स ये कर सकते, वैसे इसमें जितना है सारे प्रैक्टिस करने के लगेगा, सारा रिकैप कर लेना एक बार। सो इस तरह से आप लोग पूरा गो थ्रू हो जाओ, और कुछ मेरे पास नहीं है, आप लोग बोलोगे कुछ और, बिकॉज बहुत वास्ट टॉपिक है, यू नीड टू रिवाइज प्रॉपर्ली, राइट। जो की एरिया था जो हमको लग रहा था कि कुछ नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, हो गया ना, परफेक्ट, और कोई दिक्कत नहीं। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।